नमस्कार साथियों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है राव सर ग्लोबल स्टडीज में। आज के इस एपिसोड में करंट अफेयर्स एनालिसिस में हम पर चर्चा करेंगे असम में आई हुई बाढ़ की। एक बेतहाशा बाढ़ जो वहाँ के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रखा है और भारी जान माल की आशंका व्यक्त की जा रही है। वैसे असम में हर साल बारिश के मौसम में बाढ़ आती है, लेकिन इस बार जैसा लोग कह रहे हैं कि 52 साल में पहली बार ऐसी भीषण बाढ़ आई है। दूसरा है, हम पर चर्चा करेंगे कॉमनवेल्थ गेम की जो स्कॉटलैंड के ग्लासगो में जारी है। उसमें हम भारत के प्रदर्शन को देखेंगे, भारत ने कितने नए मेडल्स अभी तक जीता है और विश्व के टॉप 10 देश कौन से हैं जो मेडल तालिका में टॉप पे बने हुए। आइए इस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। आपको हम कुछ वीडियो क्लिप दिखा रहे हैं जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पे कितना भयंकर असर है बाढ़ का। देख सकते हैं बाढ़ की तीव्रता के आगे क्या बचेगा, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे कोई व्यवस्था हो, रेल की पटरी हो, चाहे ब्रिज हो, चाहे बिल्डिंग हो, इस तीव्रता के आगे कुछ नहीं बचेगा। एक भयंकर यह है। दूसरा वीडियो देखेंगे कि इसमें किस तरीके से इंसान को दे सकते हैं कि बाढ़ की आपदा में लोग इंसानों को बहा के ब्रह्मपुत्र नदी को बहा के दोनों वीडियो सोशल मीडिया से लिया गया है। यह चैनल इस वीडियो को नहीं करता है, सोशल मीडिया पर चल रहा है उसी को हम। आइए इस बाढ़ की आज के हालात क्या हैं और यह बाढ़ क्यों आती है, इसकी चर्चा हम करते हैं। असम बाढ़ की विस्तृत विश्लेषण में हम देखते हैं अभी की सिचुएशन क्या है। अभी 6 जिलों में बाढ़ के कारण अभी 631 गांव डूबे हुए हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने सोमवार देर शाम बाढ़ की स्थिति को लेकर जो रिपोर्ट जारी की है उसमें मामूली सुधार के दावे किए गए हैं, लेकिन ऊपरी असम के 3 जिलों में हालात सामान्य होने में समय लगेगा। अगर हम इसके विश्लेषण करें और देखें कि यहाँ पे हर साल मानसून के मौसम में इतनी भयंकर बाढ़ क्यों आ जाती है, हर साल इतना व्यापक जान माल का नुकसान क्यों होता है, जीवन अस्त व्यस्त कैसे हो जाता है। हम अगर देखें तो असम भारत के सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित राज्यों में से एक है। लगभग हर वर्ष मानसून के दौरान भारी वर्षा, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों में जलस्तर बढ़ने तथा तटबंधों पर दबाव के कारण राज्य के अनेक जिले बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। इससे जनजीवन, कृषि, परिवहन, वन्यजीव और राज्य की अर्थव्यवस्था पर व्यापक गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर हम इसके प्रमुख कारणों पर ध्यान दें तो कई सारे प्रमुख कारण हैं जो इस भयंकर बाढ़ के पीछे हैं और हर साल मानसून सत्र में आता है और भारी नुकसान करके जाता है। और इसके हम समाधान पर भी बात करेंगे और इसके भौगोलिक और पर्यावरणीय कारण पर भी ध्यान आकृष्ट करेंगे। पहला कारण है कि ब्रह्मपुत्र नदी का विशाल जल ग्रहण क्षेत्र। जैसा हमको पता है ब्रह्मपुत्र का उद्गम तिब्बत में है, यह अरुणाचल प्रदेश से होकर असम में प्रवेश करती है। भारी वर्षा और हिमालयी क्षेत्रों से आने वाला अतिरिक्त जल बाढ़ का प्रमुख कारण बन जाता है। ध्यान दीजिए, भारी वर्षा और हिमालयी क्षेत्रों से आने वाला अतिरिक्त जल। दूसरा है अत्यधिक मानसूनी वर्षा। पूर्वोत्तर भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान भारी वर्षा होती है। कम समय में अधिक वर्षा होने से नदियों का जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ जाता है, जिससे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और नदियों के आसपास जो गांव हैं वह जलमग्न हो जाते हैं। तीसरा है नदी तटों का कटाव, रिवर बैंक एरोजन। ब्रह्मपुत्र अपने मार्ग में लगातार कटाव करती है, इतना तीव्र गति से बहती है कि आसपास जो इसकी एरिया है वो कटाव में अपने एरिया में समाहित कर लेती है। इससे किसी भूमि और कई गांव प्रभावित होते हैं। गाद सिल्टेशन, जब नदियों में बाढ़ आती है
बहुत तेज़ी से जल का प्रभाव होता है, बहुत सारी चीज़ें उठा के लाती है जो वहीं पे छोड़ देती है। इन नदियों में गाद जमा होने से उनकी जल धारण क्षमता कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप नदी जल्दी उफान पर आ जाती है। जब नदी की जल धारण क्षमता कम होगी तो बहुत जल्दी से यह भर जाएगी और यह बहाव हो जाता है, जिससे आसपास के गांव को यह डुबो देता है। गाद। पॉइंट नंबर 5 है जलवायु परिवर्तन। जैसा हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में जलवायु बहुत का जो पैटर्न है बहुत तेज़ी से बदल रहा है। कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी 45, 50, 52 तक जा रहा है, कहीं बहुत ज़्यादा सूखा, कहीं बहुत ज़्यादा बरसात। ये जलवायु परिवर्तन के कारण है। अत्यधिक वर्षा की घटनाओं में वृद्धि, मौसम के बदलते पैटर्न से बाढ़ की तीव्रता बढ़ जाती है। अब इस बाढ़ के प्रभाव से क्या असर पड़ता है राज्य पे और किस किस पे असर पड़ता है? पहला असर पड़ता है मानव जीवन पे, जनहानि और विस्थापन, राहत शिविरों की आवश्यकता, पेयजल और स्वास्थ्य सेवाओं का दबाव। सेकंड है कृषि, फसलों का नुकसान, किसी भूमि पर गाद जमना, किसानों की आय पर प्रतिकूल प्रभाव। फोर्थ है अवसंरचना, सड़कें, पुल और रेलवे प्रभावित। जैसा हम वीडियो आपको दिखाया चर्चा के शुरुआत में, इतनी तेज बहाव में चाहे रेल की पटरी हो, चाहे पुल हो, चाहे घर हो, चाहे कोई सड़कें हो, कुछ भी नहीं बचा, सबको बहा ले जाती है। बिजली एवं संचार सेवाएं पूरी तरह से ठप हो जाती हैं। पर्यावरण, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान सहित कई संरक्षित क्षेत्रों में बाढ़ का प्रभाव, वन्य जीवों का सुरक्षित क्षेत्रों के ओर पलायन, मानव वन्य जीव संघर्ष की संभावना बढ़ना। जो संरक्षित क्षेत्र में जो वन्य जीव हैं, जब वहाँ से बाढ़ का असर पड़ता है तो वहाँ से निकल के सुरक्षित क्षेत्रों में आते हैं जहाँ पे मानव बस्तियाँ हैं, इसलिए वहाँ मानव के ऊपर खतरा पैदा हो जाता है, दोनों में आपस में टकराहट बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं कि सरकार द्वारा इस पर क्या कदम उठाए जाते हैं। इसमें हम 5 बिंदु पे हम फोकस करते हैं। पहला है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम तैनात की जाती है। राहत एवं बचाव अभियान को तेजी की जाती है। तटबंधों की मरम्मत और निगरानी, प्रभावित लोगों के लिए राहत शिविर, भोजन और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। आखिरी है मौसम विभाग आईएमडी और केंद्रीय जल आयोग सीडब्ल्यूसी द्वारा पूर्व चेतावनी दी जाती है कि यहाँ पे बाढ़ आने की संभावना इस समय ज़्यादा है, यहाँ से आप सुरक्षित जगह चले जाइए या राहत शिविरों में शरण लीजिए। अगर हम दीर्घकालिक समाधान की बात करें कि जिससे आने वाले समय में इस मौसम में जान माल का नुकसान कम हो और लोग सुरक्षित रह सकें, उसमें हम इन सारे बिंदुओं को हम ध्यान में रख सकते हैं। समग्र नदी बेसिन प्रबंधन, रिवर बेसिन मैनेजमेंट, वैज्ञानिक बाढ़ प्रबंधन, तटबंधों का सुदृढ़ीकरण, वनीकरण और जलग्रहण क्षेत्र का संरक्षण, बेहतर शहरी एवं ग्रामीण जल निकासी व्यवस्था, बाढ़ पूर्व चेतावनी प्रणाली का विस्तार, जलवायु अनुकूल अवसंरचना का विकास। अगर हम इन सब चीज़ों को हम ध्यान दें कि हम बाढ़ पूर्व चेतावनी प्रणाली को और बेहतर बना सके, जल निकासी की व्यवस्था और अच्छा कर सके, वनीकरण और जल ग्रहण क्षेत्र का हमको सुरक्षित कर सके, तो हम इससे काफ़ी हद तक बचाव किया जा सकता है। अब आते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के पर्सपेक्टिव, इसमें हम क्या क्या चीज़ें हम ध्यान में रख सकते हैं। पहला है याद रखने वाली चीज़ जिसको आप नोट्स बना सकते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम यह तिब्बत से हुआ है, अंगसी हिमनद क्षेत्र से। असम का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान क्या है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा है बाढ़ पूर्वानुमान केंद्रीय जल आयोग सीडब्ल्यूसी। इसको भी सही समय पे अनुमान करके या बता देना चाहिए, जनहित में सूचना जारी करना चाहिए कि अब बाढ़ आने वाली है, यहाँ से आप सुरक्षित शिविर की तरफ निकल जाइए। लास्ट है मौसम पूर्वानुमान भारतीय मौसम विभाग IMDW। इसको भी समय के साथ और भी ज़्यादा इंटेलिजेंस देने की जरूरत है, अच्छे इनपुट के साथ, एक्यूरेसी के साथ। अगर ये सही समय पे सूचना को प्रसारित करें तो कुछ हद तक हम जान माल के नुकसान को कम किया जाने की संभावना बढ़ सकती है। तो इनको रखिए कि विश्व धरोहर स्थल काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान,
ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत। ये सब ऐसे पॉइंट हैं जिस पर आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। नोट्स के माध्यम से कोई याद कर लीजिए। आखिरी में आते हैं यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं। संभावित प्रश्न, असम में बार बार आने वाली बाढ़ के प्राकृतिक एवं मानवीय कारणों का विश्लेषण कीजिए। प्राकृतिक मानवीय कारण। बाढ़ प्रबंधन के दीर्घकालिक उपाय सुझाइए। जैसा हमने अभी पहले 6 पॉइंट में बताया कि दीर्घकालिक सुझाव क्या क्या है। उत्तर देते समय इन पॉइंट को आप ध्यान में रख सकते हैं। ब्रह्मपुत्र की भौगोलिक विशेषता, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, नदी कटाव और गाद जमाव, आपदा प्रबंधन की चुनौतियाँ, पूर्व चेतावनी प्रणाली, सतत नदी बेसिन प्रबंधन। अगर हम इन सब चीज़ों पे आप पॉइंट बना के विश्लेषणात्मक डेटा के साथ अगर आप आंसर देते हैं तो अच्छे मार्क्स लाने की संभावना बढ़ सकती है। सब मिला के निष्कर्ष क्या निकलता है इस समस्या का? असम की बाढ़ केवल एक मौसमी आपदा नहीं है, बल्कि एक जटिल पर्यावरणीय, सामाजिक, आर्थिक चुनौती है। प्रभावी बाढ़ प्रबंधन के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली, वैज्ञानिक नदी प्रबंधन, मजबूत अवसंरचना, पारिस्थितिकी संरक्षण, समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन को साथ लेकर चलना आवश्यक है। यही दृष्टिकोण भविष्य में जन धन की हानि को कम करने और सतत विकास सुनिश्चित करने में सहायक होगा। अगर हम इन सब चीज़ों पे हम विशेष ध्यान रखते हैं, एक लॉन्ग टर्म प्लान बना के इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हम कुछ हद तक समस्या से बच सकते हैं। आइए हम इस एपिसोड के दूसरे पार्ट में बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम। जैसा कि पता है 23 जुलाई से ग्लासगो स्कॉटलैंड में कॉमनवेल्थ गेम चल रहा है। दुनिया के 56 देश इसमें शामिल हैं, उसमें भारत भी है। आइए इस गेम पे हम एक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो कॉमनवेल्थ गेम में भारत अब तक 30 जुलाई तक 3 गोल्ड समेत 17 मेडल जीत चुका है। नीरज चोपड़ा पे हर किसी की निगाहें रहेंगी। अभी के मेडल तालिका में भारत का कितने मेडल जीत चुका है आप देख सकते हैं। पहला है झंडू कुमार, कांस्य जीत चुके हैं पैरा पावर लिफ्टिंग में पुरुषों का हैवी वेट। दूसरा ऋषिकांत सिंह रजत वेट लिफ्टिंग पुरुषों का 60 kg में। मीराबाई चानू ये स्वर्ण जीती हैं वेट लिफ्टिंग में महिलाओं के 48 kg में। मुतपुंडी राजा रजत जीते हैं वेट लिफ्टिंग में पुरुषों का 65 kg में। ज्ञानेश्वरी यादव रजत जीती हैं वेट लिफ्टिंग में महिलाओं के 53 kg में। बिंदिया रानी देवी कांस्य जीती हैं वेट लिफ्टिंग में महिलाओं के 58 kg में। शर्मिला धनकर वही हैं जिनका हम फोटो लगाए हैं, वो फोटो शर्मिला धनकर का ही है। उन्होंने अभी स्वर्ण जीता है, स्वर्ण मेडल पैरा एथलेटिक्स में महिलाओं के 60 फुट F57 में। सर्वेश कुसारी ये रजत जीते हैं एथलेटिक्स में पुरुषों का हाई जंप में। शिल्पा के सायला कांस्य जीती हैं पैरा एथलेटिक्स में महिलाओं के 60 फुट में। वल्लूरू अजय बाबू ये रजत जीते हैं वेट लिफ्टिंग में पुरुषों के 79 kg में। हरजिंदर कौर रजत जीती हैं वेट लिफ्टिंग में महिलाओं के 69 kg में। 12वां नंबर है गुरवीर सिंह का, रजत जीते हैं एथलेटिक्स में पुरुषों के 1000 मीटर में। मुरली श्री शंकर ये रजत जीते हैं एथलेटिक्स में पुरुषों के लॉन्ग जंप में। 14 नंबर है दिलीप गावित का, स्वर्ण जीते हैं पैरा एथलेटिक्स में पुरुषों के 100 मीटर में। मोहम्मद बेसिल ये रजत जीते हैं पैरा एथलेटिक्स में पुरुषों के 100 मीटर में। लवप्रीत सिंह रजत जीते हैं वेट लिफ्टिंग में पुरुषों के 110 kg में। 17वां नंबर आता है सीमा काली रमना का, कांस्य जीती हैं एथलेटिक्स में महिलाओं के डिस्कस थ्रो में। आखिर में आते हैं, देखते हैं कि विश्व के टॉप 10 कॉमनवेल्थ गेम्स में टॉप 10 मेडल जीतने वाले देश। विश्व के टॉप 10 देश कौन से हैं जो मेडल तालिका में टॉप पे बने हुए हैं? पहला पोजीशन ऑस्ट्रेलिया अभी तक बनाए हुए रखा है 51 गोल्ड के साथ 110 मेडल। सेकंड नंबर पे इंग्लैंड 15 गोल्ड के साथ 65 टोटल। नंबर 3 पे कनाडा 15 गोल्ड के साथ 45 मेडल। फोर्थ पे स्कॉटलैंड अभी भी बना हुआ है 9 गोल्ड के साथ 25 मेडल। फिफ्थ पे नाइजीरिया 8 गोल्ड के साथ 15 मेडल।
सिक्स पे दक्षिण अफ्रीका 6 गोल्ड के साथ 23 मेडल्स। सेवन्थ पे मलेशिया 6 गोल्ड के साथ 12 मेडल्स। एट्थ पे न्यूजीलैंड 5th गोल्ड के साथ 21 मेडल्स। नाइन्थ में जमैका 4 गोल्ड के साथ 7 मेडल्स। 10वें पोजीशन में भारत है 3 गोल्ड के साथ 17 मेडल 17 मेडल। लास्ट वीडियो में जो मैं बनाया था उसमें भारत 8वें पोजीशन पे था, आज वह 10वें पोजीशन में 3 गोल्ड के साथ 17 मेडल के साथ। थैंक यू फॉर वाचिंग। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें और कमेंट में लिख के बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। धन्यवाद।